जय भीम। मैं समझ सकता हूं कि बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु ये बहुजन समाज का मूवमेंट है और कई सदियों से चल रहा है। तो एक बारी और दिल्ली की गद्दी तक आपके जय भीम की आवाज पहुंच जाए। मेरे युवा साथी के साथ साथ सब आज एक बार तेजी से जय भीम करें ताकि दिल्ली की गद्दी हिल जाए। तो साथियों, जय भीम। जय भीम। साथियों, आज आप सब इतनी गर्मी में अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, तो हमारे यहाँ मौजूद सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी युवा साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। आज मंच पर मौजूद सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण, आप सब ने जो इतनी मेहनत करके आज की सभा को सफल बनाने में काम किया, आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में कुछ जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 और BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा व शक्ति और पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की की मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरी दिल से निभाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में भी पहले की तरह यहां पर आज दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, अब दुश्मन थोड़ा सा तेज हो गया है और कमजोर भी। वो आपके सामने से आकर वार नहीं करेगा, आप पर सामने से आकर वार नहीं करेगा। वो आजकल नए तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगा।
हमारे कैडर को, हमारे कार्यकर्ता को, हमारे समर्थकों को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगा। साथियों, दुश्मन ने एक नया जरिया निकाला है। वो बहरूपिये का रूप ले लेता है। वो हमारे समर्थकों के बीच में रहकर हमारे समर्थकों का रूप ले लेता है। साथियों, ये दुश्मन आप ही की तरह जय भीम का नारा लगाता है, आप ही की तरह नीला पटका पहनता है, आप ही की तरह बहुजन समाज के हकों की बात करता है। परंतु जब नेता की बात आए, जब बहुजन समाज के नेता की बात आए, तो ये अपने आप को पहले नेता बताने लगता है और फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग, हम सब कार्यकर्ता जब इनकी बातों में आ जाते हैं और इनको नेता बनाने लगते हैं, तो फिर विपक्षी पार्टियों के पास जाकर उनको अपना समर्थन देने का काम करते हैं। साथियों, ये बहरूपिये हमारे समाज को, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग हमारे समाज के लिए दीमक की तरह हैं। तो साथियों, आप सबको इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे? साथियों, जैसे ही कोई भी अपने आप को नेता बताए और अपनी बहन जी को छोड़कर, अपनी बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी और को वोट डालने को बोले, तो आप समझ जाइएगा साथियों कि आप दुश्मन से बात कर रहे हैं और ऐसे दुश्मनों को आपको पता है क्या जवाब देना है। साथियों, इसी क्रम में आजकल पिछले कुछ समय से ये बहरूपिये हमारे समाज, हमारी पार्टी को अंदर से कमजोर करने के लिए एक नया तरीका लेके आए हैं। ये लोग आजकल बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किताबों की बोझ में दब रही है। परंतु ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि साथियों, जब जब मैंने अपने समर्थकों, बहुजन समाज के समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करी, तो उन्होंने बड़े गर्व से होके बोला कि भैया जी, ये किताब बोझ नहीं है, ये मेरे लिए कर्तव्य है, क्योंकि मेरे तन मन और धन से, मेरे 5-5, 10-10 रुपए के चंदे से ये मान्यवर साहब का मूवमेंट चलता है, ये बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो साथियों, अगर कोई आपसे बोले कि ये बहुजन समाज पार्टी किताबों के बोझ में दब रही है, तो उनको बताइएगा कि भाई, असली कार्यकर्ता कभी ये इस्तेमाल नहीं करता ऐसे शब्द, वो इसको अपना कर्तव्य मानता है। उसी पार्टी की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से आज हमारा समाज सर उठाकर पूरे देश में घूम रहा है। तो साथियों, ये जो बहरूपिये बोलते हैं कि किताबों के बोझ में दब रही है, इन्हीं से अब एक सवाल पूछना चाहिए। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुना? जिन साथियों ने सुना अपना हाथ उठाएं। साथियों, इनमें एक कुछ खास बात है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये किताबों का बोझ, ये यहां पे राज छिपा है। आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ रुपए बड़ी बड़ी कंपनियों से, धरना सेठों से चंदा लिया। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में सब पार्टियों के नाम आए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के नाम थे। परंतु एक राष्ट्रीय दल का इसमें नाम नहीं था। क्या आप जानते हैं कौन सी पार्टी ने किसी भी धरना सेठ से पैसा नहीं लिया? एक बार ये उन बहरूपियों के लिए बता दीजिए कि जो बोलते हैं हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है, कौन सी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया चंदे में कॉर्पोरेट से? बहुजन समाज पार्टी। साथियों, सही कहा। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों,
वे धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ता के तन मन और धन के सहाय से सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर यहाँ पर और यहाँ के साथ साथ पूरे देश में चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो साथियों, मैं ये मौका लेता हूं, मैं इस मौके पे हमारे सभी सच्चे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो अपनी मेहनत की कमाई का 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया अपने महीने की कमाई से निकालकर इस बहुजन समाज को चलाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और बहुजन समाज की पार्टी की तरह ही और भी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। परंतु साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कभी भी वोट मांगते वक्त कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी ने आज तक एक बार भी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि बहन जी का सख्त आदेश है कि हम अपने समाज में, अपने वोटर्स के बीच में अपना काम लेके जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया सत्ता में बैठने का, तो हमने क्या काम किए वो आपको जाकर बताना है और उसी काम के आधार पर आप वोट मांगेंगे। तो साथियों, आज इस जनसभा में मैं आप सभी का समय लेते हुए बहन जी के काम, जो बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार अपने शासनकाल में यहाँ सरकार चलाई, वो काम आप लोगों के बीच में रखूंगा। परंतु उससे पहले यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टियां, ये जो आप लोगों के बीच में आएंगी, इनसे आपको सवाल करना है, क्योंकि ये फिर से आपके बीच में एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगी। अगले 5 साल, 10 साल के वादे लेकर आएगी और आपको अब अगले 5 साल और 10 साल के वादे नहीं सुनने, अब आपको इनसे पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है कि पिछले 10 साल में तुम्हें अगर भारत की सत्ता में बिठा कर रखा इस भारत की जनता ने, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किया। तो साथियों, इस बार जब ये वोट मांगने आए तो आप सबको इनसे सिर्फ 3 चीजों पे सवाल उठाने हैं, सिर्फ 3 चीजों पे। इलेक्शन कमीशन हमें मना करता है कि आप जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे, तो मैं आप लोगों से 3 मुद्दों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शायद बहुजन समाज पार्टी पे तो रूल अप्लाई करता है, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी पर रूल अप्लाई नहीं करता। वो खुलेआम मंच से जातिवादी, वो खुलेआम मंच से धर्म के आधार पर वोट मांग सकते हैं, पर हम नहीं। तो हम उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे। शिक्षा के बारे में सवाल करेंगे, हमारी सुरक्षा के बारे में सवाल करेंगे और हमारे युवा साथियों के रोजगार के बारे में सवाल करेंगे। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार के चलते हुए आज ये सरकारी आंकड़ा बोलता है कि 8वीं कक्षा के बच्चे आज गुणा भाग नहीं कर पाते। वो आज बेसिक अंग्रेजी के शब्द नहीं बोल पाते, समझ पाते। ये है शिक्षा का असली पिछले 10 साल में काम। साथियों, बीजेपी की सरकार डिजिटल इंडिया मूवमेंट बताती है कि हमने पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया बनाया है, परंतु डिजिटल इंडिया के नाम पर आज 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर तक नहीं है। साथियों, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें बाहर आई हैं। इन्होंने कोई भी रोजगार नहीं दिया, कोई भी बच्चे को पढ़ाने का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बार बार पेपर लीक करने के काम किया। साथियों,
अब बात करते हैं रोजगार की। यहां पर कितने साथी युवा बैठे हैं आज जिनकी उम्र 30 साल से कम है? हाथ उठा के बताइए। आज आधा पंडाल खड़ा, आधे पंडाल में हाथ खड़े हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार के चलते हुए आज पूरे देश में 30% युवा बेरोजगार है, यानी 3 में से 1 युवा आज बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, रोजगार नहीं दे पा रहे, परंतु इनकी नीयत है कि ये आपको रोजगार देना नहीं चाहते हैं। ये नहीं कि रोजगार के मौके नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि आप कभी रोजगार में आए, क्योंकि आज भी 30 लाख से ज्यादा बैकलॉग की नौकरियां खाली पड़ी हैं और ये सेंटर की नौकरियां हैं। साथियों, 30 लाख से ज्यादा सेंटर की नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर हम बीजेपी की सरकार जिन जिन राज्यों में चल रही है वहां की बैकलॉग की नौकरियों का हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख से ज्यादा है। साथियों, 50 लाख से ज्यादा नौकरियां जो ये भाजपा की सरकार आपको देने से मना करती है, इनकार करती है, आपको अपने पैरों पर ना खड़े होने का जरिया ढूंढती है। साथियों, आज इस तरह की खबरें बहुत आम हैं कि बैकलॉग की नौकरियां नहीं भरी गई, परंतु जानते हैं साथियों, अगर कहीं गलती से नौकरी निकल जाए तो उन 60-65 नौकरियों के लिए कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं? साथियों, मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। मात्र 3500 नौकरियों के लिए 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने अप्लाई किया। साथियों, ये उत्तर प्रदेश की हेडलाइन नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश गुजरात की हेडलाइन है। वो अपने गुजरात में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए और पूरे भारत में गुजरात का मॉडल चमकाते फिरते हैं। साथियों, इन सब से भी ज्यादा दुखद बात यह है कि अगर हम सरकारी रिपोर्ट को समझें तो उनके आंकड़े बताते हैं कि आज आधे से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहे हैं और जो आधे युवा ग्रेजुएट्स हैं उनको सरकारी नौकरियां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको इस तरीके से पढ़ाया लिखाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर तो दूर की बात है, सरकार भी उनको नौकरी नहीं दे पाएगी। उनको कभी इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं कि वो कभी किसी सरकार के लिए काम कर पाए। तो साथियों, इन सब जरूरी बातों को, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो रोजगार हो, इन सब से आपका ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने क्या किया? भाजपा की सरकार ने एक नई तरकीब निकाली कि हम मुफ्त में राशन देंगे, इनको घर में खाना देंगे, तो ये आप लोगों से सवाल नहीं करेंगे। पर आज यहां बैठे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी माताएं, आप एक बार जोर से जय भीम बोलिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत होते हैं। सवाल तो कर लूं मेरे भाई। अगर मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं इस बात से सहमत हैं कि इस सरकार ने हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को अगर पढ़ने लिखने से दूर रखा है, अगर रोजगार से दूर रखा है, तो उसने आने वाले समाज में, हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का काम किया है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार जरूर से जय भीम बोलिए। साथियों, जो सरकार आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है कि नहीं, बताइए। साथियों, इन देशद्रोहियों ने पता है क्या किया? इन्होंने बोला कि अगर ये लोग हमसे सवाल करेंगे रोजगार पे, शिक्षा पे, तो हमारी सत्ता खतरे में आ जाएगी, तो इनको हम फ्री में राशन देंगे। और ये बड़े चौड़ के बोलते हैं, मंच से बड़े चौड़ के बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ भारत की जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है।
इन मूर्खों से कोई पूछे कि अगर 140 करोड़ की भारत की जनता में से अगर तुमने 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया तो कहां से तुम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हो? साथियों, ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देकर एक अफीम चटाने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आप जानते हैं? आप पता है किस तरह कीमत चुकाते हैं? ये आपको महीने का कितने का राशन दे देते होंगे? 500 रुपया महीना, 150 रुपया। मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं तो ये 1000 रुपए का चूना लगाते होंगे आपको। ठीक, ये महीने का आपको 1000 रुपए का राशन देने का काम करते हैं। साल में कितना हुआ? 12,000। 12,000। अगर आपकी क्लास 4 की अगर नौकरी लगती तो आप महीने का कम से कम कितना कमाते? कम से कम 20 से 30,000 रुपया कमाते ना? सही भाई साहब, अगर आप महीने का 20,000 कमाते तो साल का 2.5 लाख रुपया कमाते, कम से कम 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख का चूना लगाते हैं 12,000 रुपया देकर आपको। ये कीमत आप चुकाते हो साथियों, ये कीमत चुकाते हो आप। रही बात ये 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने की, ये भी आपके टैक्स के पैसों से आता है। आपको पता है कि कितना टैक्स का पैसा इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने में खर्चा जाता है? भारत की जनता 2 लाख करोड़ रुपया मुफ्त में राशन बांटने का काम कर रही है। 2 लाख करोड़ रुपया टैक्स का पैसा कटता है।